मैं और रजत नशे में चूर क्लब से बाहर निकले। गाड़ी में बैठते ही रजत ने कहा, 4 दिन की जिंदगी है, जी भर के ना जिए तो बेकार है। रजत ने गाड़ी डंकन होटल की तरफ मोड़ दी। मैंने उसे घर जाने को बोला, पर उसके सर तो जिंदगी जीने का भूत सवार था। मैंने पूछा, रजत तू क्या करेगा डंकन होटल में? शहर का सबसे बदनाम होटल है वो, जिस्म की मंडी लगती है वहां। किसी ने देख लिया तो बिन बात इज्जत नीलाम हो जाएगी। रजत ने मुस्कुरा के कहा, बिन बात नहीं मेरे दोस्त, आज तो कुछ बड़ी बात होगी। डंकन होटल में पहुंचते ही रजत किसी से फोन पर बात करने लगा। मैं चुपचाप होटल को देख रहा था। कितना पुराना सा होटल था वह, सीलन से दीवारें भर गई थी। एक अजीब सी स्मेल थी वहां जो मेरे सर में दर्द कर रही थी। तभी रजत मेरे पास आया। चल काम बन गया। मैंने बहू को सुकोड़ते हुए उसे देखा। कमरे में आते ही रजत कपड़े उतारकर नाचने लगा। नशे में उसकी टांगे इधर उधर गिर रही थी। मैंने उसे लेटने को कहा, पर आज जाने क्या मिल गया था। तभी कमरे की डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी एक लड़की के साथ खड़ा था। रजत ने मुझे साइड करके उस आदमी से बोला, इतना टाइम क्यों लगा दिया यार? उस आदमी ने कहा, जैसा माल आपको चाहिए था उसमें टाइम तो लगता ही है। वह आदमी चला गया। रजत लड़की को अंदर ले आया। 17-18 साल की सांवली सी लड़की, बेहद सादे कपड़ों में, डरी सहमी सी फर्श पर इधर उधर देख रही थी। रजत ने शराब का पैक बनाते हुए मुझसे कहा, जा तू होटल में घूम ले, 1 घंटे बाद है तेरा नंबर। मैं चुपचाप कमरे से बाहर आ गया, लेकिन मासूम सी लड़की के बारे में सोचता रहा। ये शायद उसका पहली बार था। डर के मारे कांप रही थी वो। 1 घंटे बाद मैंने दरवाजा खटखटाया। उस लड़की ने दरवाजा खोला। साहब, आपके दोस्त ने जिस काम के पैसे दिए हैं वो कुछ कर ही नहीं रहे। बिस्तर पर लेटते ही वो सो गए। इन्हें उठा दीजिए, मुझे घर जल्दी जाना है। मैंने रजत को उठाया, पर वो नशे में बेहोश था, उठने की हालत में नहीं था। उस लड़की ने कहा, साहब आप ही कर लीजिए, मैंने पैसे किसी को दे दिए, अब लौटा नहीं सकती। मैंने उस लड़की से कहा, क्या नाम है तुम्हारा? साहब आप नाम जानकर क्या करोगे, जिस चीज से मतलब है वो कर लो जल्दी। मैंने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं करना, चली जाओ तुम। उस लड़की ने कहा, नहीं साहब मैंने पैसे लिए हैं आपसे, ऐसे नहीं जाऊंगी। कहकर वो अपने कपड़े उतारने लगी। मैं बस उसे देखता रहा, चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहा था। उसे बिना कपड़ों के देखते ही मैं सुन्न सा हो गया। उसने मेरे होठों को अपने होठों से दबा लिया और मुझे बिस्तर पर गिरा दिया। मैं बस उस चीज का आनंद ले रहा था, सब कुछ वही करे जा रही थी। 10 मिनट बाद मैं पूरी तरह थक चुका था। वो बहुत जल्दबाजी में अपने कपड़े पहनकर जाने लगी। मैं जाते हुए उससे फिर एक बार उसका नाम पूछा। सुरीली कहकर वो चली गई। मैं रजत को लेकर घर आ गया। 6 महीने बाद सुरीली मुझे एक ऑटो में दिखी। मैंने गाड़ी से उसका पीछा किया, ऑटो रोककर उससे बात करने की कोशिश की। सुरीली का चेहरा पीला पड़ चुका था, मानो हड्डियों का ढांचा बन गई हो। वो अपने पल्लू से अपने पेट को छिपा रही थी। इतने में कुछ समझ पाता वो तेजी से भागने लगी। मैंने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। सुरीली मेरी बात तो सुनो, तुम्हारी क्या हालत हो गई है ये? और ये बच्चा, इतनी सी उम्र में तुम मां बनने वाली हो? साहब आपसे पैसे लेकर मैंने अपने भाई को थाने से छुड़ाया था। थोड़े दिन बाद पता चला मैं पेट से हूँ। डॉक्टर को दिखाया तो उसने बच्चा गिराने को मना कर दिया। टाइम ज्यादा हो गया था। मोहल्ले वाले मुझे धंधे वाली कहते हैं और मेरा भाई मुझे रोज मारता है। कहता है मैंने उसकी नाक कटा दी, मतलब ये बच्चा मेरा है। हाँ साहब, पर इसमें आपकी कुछ गलती नहीं है। मैं इसे आपके सर नहीं थोपना चाहती। कहकर सुरीली एक गंदी सी बस्ती में चली गई। घर आकर मैं पूरी रात सो नहीं पाया। कुछ भी है, पर उसकी ये हालत मेरी वजह से ही है। मैंने उससे शादी करने का मन बना लिया। अगले दिन मैं सुरीली के भाई से शादी की बात करने उसकी बस्ती में गया। बस्ती में लोगों की भीड़ जमा थी। मैंने भीड़ को साइड करके देखा तो सुरीली की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी थी। उसके भाई ने उसे गला दबाकर मार दिया था। उसकी खुली आंखें मानो मेरा इंतजार कर रही हूँ। तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन बजा। मैं चुपचाप घर आ गया और चीख चीख कर रोता रहा। उसके साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं ही था। कमेंट में जवाब जरूर दीजिए।